हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीर चौधरी एज अ फैकल्टी ऑफ साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक बार सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी लाइव क्लासें भी चल रही थी। रिसेंटली वो क्लासें बंद कर दी गई हैं क्योंकि उस स्टूडियो में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आने लगी थी, तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो रखा गया है। बाकी का आप लोगों के सामने रेगुलर बने रहें, इसलिए मैंने एक नया सा स्टूडियो तैयार किया है। मे बी पॉसिबल कि इसमें सराउंडिंग साउंड्स जो है उसका थोड़ा सा इश्यू रहेगा आपको, कि बाहर की साउंड थोड़ी सी आ जाए, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना। मैं बहुत जल्दी इससे भी रिजॉल्व कर लूँगा सारी चीज़ों को। तो एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। बेटा, जो प्रीवियस क्लासें थी जो हमारी लास्ट में क्लास हुई थी, उसमें हमने कुछ पहलुओं पर आपसे चर्चा कर ली थी, आपसे कुछ बातें कर ली थी। आज वहां से आगे की बातें करेंगे बेटा। आज हम प्रकाश के बारे में और थोड़ा आगे पढ़ेंगे। प्रकाश के बारे में हमने कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों के सामने की थी उस पहली वाली क्लास में। इसमें बेटा मैंने प्रकाश के बहुत सारे पहलुओं पर बात की थी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकाश को थोड़ा सा और एडवांस पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से एग्जाम में खूब सारे प्रश्न आते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकाश पर आधारित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं, सम इम्पोर्टेंट फिनोमेना बेस्ड ऑन लाइट। प्रकाश पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके बारे में आज हमारी यहाँ क्लास में जिक्र किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल शांति से बेटा समझते हुए चलें पॉइंटों को। बेटा, प्रकाश पर आधारित घटनाओं के बारे में अगर बात करें तो कुछ मुख्य 7-8 घटनाएं हैं जो एग्जाम में खूब ज्यादा पूछी जाती हैं हमें। जिन घटनाओं में से पहली घटना का जो नाम आता है बेटा, उसका नाम आता है परावर्तन। दूसरी घटना का नाम आता है यहां पर जिसका नाम होता है बेटा अपवर्तन। तीसरी घटना का नाम होता है स्टूडेंट्स जिसका नाम होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगली घटना यहां हम जो पढ़ेंगे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिनमें से आगे यहां घटना हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रकीर्णन। अगली घटना का नाम होगा वर्ण विक्षेपण, जिनमें से अगली घटना एक और होगी जिसका नाम यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो व्यतिकरण पढ़ेंगे। अगली घटना का नाम यहां पर हम विवर्तन पढ़ेंगे। और आखिरी जो घटना होगी बेटा उसका नाम यहां पर हम ध्रुवण पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। यहां इस टॉपिक में आज की इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनमें से परावर्तन को जो अंग्रेजी में कहा जाता है वो कहा जाता है रिफ्लेक्शन। दूसरा अपवर्तन को जो कहा जाता है रिफ्रैक्शन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का मतलब टी उठा लिया, इंटरनल का मतलब आई उठा लिया, रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने आर उठा लिया। एग्जाम में आजकल ऑप्शन TIR ही लिख के देता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं देता है कंप्लीट। इसमें से अगली की बात करूं तो इसे जो कहा जाता है स्कैटरिंग कहा जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं प्रकीर्णन की बात कर रहा हूं, जिसे क्या कहा जाता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग। इसके बाद में अगली की बात करूं, अगली आपके पास जो घटना है इसका नाम है बेटा, इसका नाम है वर्ण विक्षेपण। हाँ, जिसे अंग्रेजी में जो कहा जाता है वो डिस्पर्जन कहा जाता है। व्यतिकरण को अंग्रेजी में इंटरफेरेंस, हाँ, विवर्तन को डिफ्रैक्शन, और इसे जो कहा जाता है वो पोलराइजेशन कहा जाता है। देखो, मैं अंग्रेजी नाम इनके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल एग्जाम में कई बार वो पूछने लग गया है। जैसे अभी NTPC का एग्जाम हुआ था, NTPC के एग्जाम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन एज इट इज दिया था कि बोला बताइए भाई, 4 ऑप्शन वहां दिए थे आपको। जैसे क्वेश्चन वहां दे रखा था
कि भाई बताइए हीरे का चमकदार दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है, और वहां 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन बेटा आपको TIR दे रखा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रखा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रखा था, इसलिए मैं इनके नाम बताते हुए चल रहा हूं आपको। तो आज बारी है हमारी पहली घटना को पढ़ने की, जिनमें से पहली घटना हमारे पास रिफ्लेक्शन बनती है, जिस घटना को हम लोग हिंदी में परावर्तन बोलते हैं। तो एक एक करके सारी घटनाओं को अपन कंप्लीट करेंगे। पिछले 15 साल के एग्जाम्स में इनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी यहां 1 बाय 1 जो है हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैं सबसे पहली घटना के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस घटना का नाम है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? जैसे अगर मैं बात करूं, परावर्तन जो शब्द है ना वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, जिनमें से एक तो होता है परा और दूसरा होता है वर्तन। अगर परा शब्द की बात करूं, परा का मतलब होता है पराया, पराया मतलब दूसरे का, वर्तन मतलब वर्तन। अच्छा बेटा, दूसरे का वर्तन कैसा होता है? केवल ऐसा होता है सर कि हम उस बर्तन को यूटिलाइज कर सकते हैं उसका, बाकी यूज करने के बाद वापस भाई चेंज उसी को करना पड़ेगा, वापस तो हमें जो है उसी के लिए देना पड़ेगा ना उसे, क्योंकि वो अपना नहीं है, वो कैसा है, पराया है। तो पराया वर्तन कैसा होता है? पराया वर्तन सर ऐसा होता है जैसे मान के चलिए ये हमारा घर है, यहां पर कोई चीज आई, हमने उसे यूटिलाइज किया, देन वापस उसे वहीं के वहीं भेज दिया। आप ये देख रहे हैं कि इस घटना में हमारे पास जो बर्तन है पुराना वाला या दूसरे का किसी का नया पुराना जैसे भी है, ये हमारे पास आ रहा है, यूटिलाइज करने के बाद वापस वहीं जा रहा है, जस्ट लाइक दैट। प्रकाश में पहली घटना यही होती है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं परावर्तन क्या होता है। यहां कोई ऐसी सतह होती है जिस सतह को, या फिर मैं कहूं एक ऐसा माध्यम होता है जिससे होकर प्रकाश आर पार न जाए। ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। जैसे मान के चलिए आपके पास मैंने कांच लिया, कांच आप जानते हैं कांच के आर पार होकर प्रकाश चला जाता है, लेकिन आपने क्या किया, कांच के एक सिरे पर एक पॉलिश कर दी, और वो पॉलिश किसकी की? पॉलिश आपने किसी भी परावर्तक पदार्थ की। परावर्तक पदार्थ क्या होते हैं? परावर्तक पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश टकरा के वापस लौट जाए, जिनसे होकर पार ना जाए बेटा। परावर्तक पदार्थ के तौर पर यहां जो चीज यूज में ली जाती है वो चांदी ली जाती है, या फिर यहां मैं नाम दे दूंगा इसको, मैं ग्रेफाइट ली जाती है, यहां फिर मैं इसका नाम दे दूंगा, या फिर यहां पारा लिया जाता है। चांदी, ग्रेफाइट, पारा या निकिल, इनका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को एक प्रकार का ऐसा मीडियम बनाने के लिए जिससे प्रकाश की किरण टकराए और वापस लौट जाए। आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि बेटा यहां प्रकाश की किरण आ रही है और किसी परावर्तक सतह से टकरा के वापस मूल माध्यम में लौट जा रही है। ये पूरी की पूरी घटना क्या कहला रही है? ये पूरी की पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहां प्रकाश की किरण आकर गिर रही है, इसीलिए इसको मैं नाम दूंगा कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित किरण यहां टकरा के वापस जा रही है, इसे मैं नाम दे दूंगा बेटा जिसका नाम होगा परावर्तित किरण। तो मैं ये कहूंगा कोई प्रकाश की किरण जो आकर टकराती है उस किरण को मैं क्या नाम देता हूं? उस किरण को मैं नाम देता हूं आपतित किरण। जो टकराकर वापस जाती है उसे मैं नाम देता हूं परावर्तित किरण। इज दैट क्लियर बेटा? तो प्रकाश की किरण का आना, टकरा के वापस मूल माध्यम में चले जाना, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पूरा का पूरा प्रोसेस रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है भाई। अब रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं हम। यहां एक ऐसी लाइन मानता हूं इमेजनरी तौर पर जो एकदम सीधी की सीधी है, स्ट्रेट। जिस लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या नाम देता हूं स्टूडेंट्स? इस स्ट्रेट लाइन को मैं नाम दूंगा अभिलंब। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? इसका नाम है बेटा अभिलंब। अभिलंब मतलब नॉर्मल। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? INCEDENT और RA/. वहीं परावर्तित किरण को अंग्रेजी में कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप यहां से एक शब्द समझें, इंसिडेंट से आई मैंने उठाया, ये वाला कोण बना दिया मैंने कोण आई। रिफ्लेक्टेड से मैंने आर उठाया, ये वाला कोण मैंने बना दिया आर। तो क्या दिक्कत है कोई इसमें? कोण आई क्या है सर? ये कोण आई जो है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण है। कोण आर क्या है? तो सर ये परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल अभिलंब दोनों के बीच बना हुआ कोण है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? मैंने अभी तक सिर्फ आपको इतना बताया कि प्रकाश की किरण का आना
और किसी परावर्तक माध्यम से टकराकर या परावर्तक सतह से टकराकर वापस मूल माध्यम में लौट जाना, यही घटना क्या कहलाती है बेटा? यही मेरा परावर्तन कहलाती है। परावर्तन में जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस जाती है उसे परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। बीचों बीच में सर एक सीधी लाइन बताई है आपने, जिसे मैं नाम दे रहा हूं अभिलंब। कोण आई क्या है? जो इंसिडेंट रे और अभिलंब नॉर्मल दोनों के बीच बनाए, इसीलिए इसे मैं इंसिडेंट एंगल भी कहूंगा। इंसिडेंट एंगल का मतलब है मैं कोण आई को जो नाम दूंगा वो नाम दूंगा इसे आपतन कोण। क्या नाम दूंगा इसे? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। कोण आर को मैं नाम दूंगा, इसी में नाम दूंगा स्टूडेंट्स, इसका नाम होगा परावर्तन कोण मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर दोनों की बात की जाए, कोण आई क्या है? वो आपतन कोण है। कोण आर क्या है? कोण आर परावर्तन कोण है। ठीक है, यहां तक की मैंने बात की। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा परावर्तन के नियमों के बारे में। परावर्तन के क्या क्या नियम हैं? तो स्टूडेंट्स बहुत इजी से नियम हैं। अभी मैं बिल्कुल सिंपल बातों के बारे में बता रहा हूं आपको, मैं थोड़ा थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाऊंगा। वो बात यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है साहब, अभिलंब। अगर मैं तीनों की बात करूं तो तीनों क्या एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजर रहे हैं? बिल्कुल गुजर रहे हैं सब। तो इसका मतलब ये जो है वो परावर्तन का नियम बन जाता है। नियम क्या बन गया? नियम ये बन गया सर कि जो आपतित किरण है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपतित किरण, कॉमा दूसरी कौन सी है जिसे मैं नाम दे रहा हूं? दूसरी है सर परावर्तित किरण। ठीक है बेटा, तीसरी चीज क्या है सर? तीसरी चीज आपने बताई है हमें अभिलंब। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है गुरुजी, ये बात भी सही है। दूसरी बात बेटा, दूसरे नियम में ये चीज और ऐड कर लो आप ये कह लो कि कोण आई का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली कोण आर की वैल्यू के बराबर होता है। मतलब अगर कभी आपने ये कहा कि कोण आई की वैल्यू 30 डिग्री है, देन कोण आर की वैल्यू भी कितनी होगी? वो 30 डिग्री ही होगी। सॉरी, वो भी वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। क्योंकि मैंने परावर्तन के नियम में आपको यह बता दिया है कि हमेशा इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे, देन इंसिडेंट एंगल ऑल्सो इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। जितना आपतन कोण होगा निश्चित तौर से उतना ही आपका परावर्तन कोण होगा। अब एक बार फिर वापस से सुन लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या कहा है? परावर्तन में परायावर्तन। परायावर्तन कैसा होता है? जो हमेशा हमारे पास नहीं रहना है, क्योंकि वो हमारा नहीं है। हम सिर्फ लाएंगे किसी के यहां से, उसे यूज करेंगे, उसके बाद वापस वहीं पहुंचाना है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही किया है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये टकराई और टकरा के वापस जा रही है। ये जो कहलाता है पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेटा परावर्तन कहलाता है। परावर्तन ही एक क्रिया ऐसी है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। अगर मैं इस चित्र को देख रहा हूं तो कैसे देख रहा हूं? मेरे नेत्र से प्रकाश की किरण जा रही है, चित्र पर टकरा रही है और वापस मेरे नेत्र के कॉर्निया वाले पार्ट पर जाकर इसका प्रतिबिंब बना रही है। फाइनली मुझे ये चीज देख पा रही है। तो दुनिया में किसी भी वस्तु को अगर देख पाना संभव हो रहा है तो वो स्टूडेंट्स किसके कारण होता है? वो सिर्फ और सिर्फ परावर्तन घटना के कारण होता है। परावर्तन की घटना को समझाते हुए मैंने आपको दो बातें बता दी हैं, जिनमें से पहली कही है कि एक तो कोण आपतन कोण होता है जिसे मैं आई बोलता हूं, दूसरा कोण परावर्तन कोण होता है जिसे मैं आर बोलता हूं। आगे मैंने ये बताया इसमें दो नियम। पहला नियम ये बताया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। बिल्कुल ठीक है गुरुजी। और दूसरा बेटा मैंने आपको ये बताया है कि कोण आई का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कोण आर की वैल्यू के बराबर होता है। एक बात ये बताइए कि परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए जिस चीज का प्रयोग हम लोग करते हैं वो चांदी होता है, निकेल होता है, ग्रेफाइट होता है या पारा होता है। ये मैंने आपको चार बातें बताई हैं। आपको टॉप क्वालिटी का दर्पण जो मार्केट में मिलेगा ना, अपनी शक्ल देखने वाला अच्छे से अच्छे क्वालिटी का दर्पण मिलेगा, वो उसकी कीमत डिपेंड करती है उसके परावर्तक पृष्ठ पर। जिसका परावर्तक पृष्ठ जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। और सबसे ज़्यादा परावर्तक पृष्ठ अच्छी किसकी बनाई जाती है? तो वो चांदी की बनाई जाती है।
चांदी परावर्तन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बेटा अगर मैं चांदी के बारे में बात करूं ना, चांदी बड़ी विचित्र सी चीज है, मेटल है भाई चांदी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई बताइए सबसे ज्यादा परावर्तन, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन सी धातु से होता है, परावर्तन मैक्सिमम किससे होता है, देन आंसर चांदी। सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी है, सुचालक। देखिए चालकता के आधार पर पदार्थों को 4 भागों में बांटा जाता है, जिनमें से आपको मैं बता दूं, एक होता है बेटा जिसका नाम होता है सुचालक, दूसरे का नाम होता है कुचालक, तीसरे का नाम होता है अर्धचालक, और चौथे का जो नाम होता है वो नाम होता है स्टूडेंट्स अतिचालक। तो एक बार चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूं। सुचालक या चालक एक ही बात है, जिन्हें अपन कंडेंसर बोलते हैं, जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से निकल जाए, वो सारे के सारे सुचालक होते हैं। जैसे आप चाहे चांदी ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, चाहे कॉपर ले लो, चाहे लोहा ले लो, ठीक है। ये तीनों के तीनों सुचालक हैं, जिनसे होकर धारा जो है आसानी से निकलती है। केमिस्ट्री कई बार क्वेश्चन कर देती है हमें, बोला बताइए भाई चालकता का या सुचालकता का सबसे अच्छा क्रम कौन सा है। आप जवाब देते हैं साहब सबसे ज्यादा सुचालक सबसे पहले चांदी में होती है, इसके बाद हमारे पास तांबा या कॉपर लिया जाता है, इसके बाद फाइनली हमारे पास एल्यूमिनियम ली जाती है। कुचालक क्या होते हैं बेटा, कुचालक वो होते हैं जिनसे होकर धारा निकलती ही नहीं है, जिनमें करंट ही नहीं लगता। आप ये कह सकते हैं कि या तो वो सर रबर हो सकती है या फिर सर वो सूखी लकड़ी हो सकती है, सूखी लकड़ी। दोनों के दोनों अच्छे आंसर्स हैं। प्लास्टिक ले सकते हो आप, और भी कई सारी चीजें ले सकते हो, तो आराम से आप बता सकते हो कि सुचालक क्या है, कुचालक क्या है। अगली बात मैं करूं तो अगले होते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, जिनसे होकर धारा आंशिक रूप से निकलती है, निकलती जरूर है। सेमीकंडक्टर्स जब मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल पढ़ूंगा, पी टाइप, एन टाइप, पी एन टाइप, इस टाइप के सारे पढ़ूंगा मैं। अभी सिर्फ अर्धचालक ये समझ लो कि सामान्य अवस्था में तो ये धारा का बिल्कुल भी चालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनमें किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाई गई तो ये धारा का चालन करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि पानी है शुद्ध जल, शुद्ध जल बिल्कुल भी धारा का चालन नहीं करता। शुद्ध जल कौन सा होता है, वो जल जो 100% बैक्टीरिया वायरस से फ्री होता है। बरसात के जल को कई बार हम शुद्ध जल बोल देते हैं, वो शुद्ध होता है लेकिन विशुद्ध नहीं होता। विशुद्ध का मतलब होता है 100% प्योर। विशुद्ध जल कब तक होता है वो बरसात वाला, तब तक होता है बेटा जब तक वो वायुमंडल में प्रवेश नहीं करता। जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया अब तमाम अशुद्धियां उसके साथ जुड़ने लग जाएंगी। आप अम्ल वर्षा एसिड रेन जब सुनते हैं ना, तो वो एक्चुअली एसिड रेन इन्हीं चीजों से बनता है। वायुमंडल में सल्फर की बहुत ज्यादा उपस्थिति है, सल्फर वहां से ऐड हो गई, बना लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 वो एसिड रेन अम्ल वर्षा का मुख्य घटक होता है बेटा। वो किस कारण से हुआ, क्योंकि वायुमंडल में सल्फर की उपस्थिति बहुत ज्यादा है, वहां से उसमें सल्फर ऐड हो गई और बना लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारी बातें केमिस्ट्री में पढ़ूंगा आपके सामने। बेस्ट क्वालिटी के जो अर्धचालक होते हैं, जिनमें से पहले का नाम हमारे पास आता है जिसका नाम होता है सिलिकॉन, और दूसरे का जहां जो नाम आता है वो आता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम आर द बेस्ट सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अतिचालक, अतिचालक का मतलब होता है सुपर कंडक्टर्स, जिनसे होकर धारा प्रवाहित नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इनको, इनके तापमान को कम या ज्यादा अगर किया गया ना तो ये सुचालकों से भी ज्यादा चालकता दर्शाने लग जाते हैं। वैसे सामान्य अवस्था में देखो तो कुचालक है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है इनका, लेकिन अगर इनको विशेष प्रकार की अगर माध्यम दिया जाए तो निश्चित तौर से चालकों से भी ज्यादा सुचालकता दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह सकता हूं, आपके पास पीबी है, लेड है, शीशा है। शीशा, मैं आपसे बात कर दूं नियोबियम, नियोबियम बहुत अच्छा शानदार सा प्रश्न है भाई। नियोबियम निम्न में से किसका उदाहरण है, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या अतिचालक। एसएससी 10+2 2-3 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। प्रश्न वो बस इतना ही कहता है, बोला बताइए भाई नियोबियम निम्न में से किसका उदाहरण है, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या अतिचालक। देन आपका राइट आंसर क्या होगा उस कंडीशन में, नियोबियम सुपर कंडक्टर्स का एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए तो यहां से आगे चलता हूं मैं।
सुचालक सबसे ज्यादा चांदी होती है, फिर सर चांदी के वायर क्यों नहीं लगाए जाते, चांदी के तार क्यों नहीं लगाए जाते? रीजन इसका यह है बेटा, चांदी एक तो कॉस्टली बहुत ज्यादा होती है, दूसरी बात चांदी का गलनांक बहुत कम होता है, थोड़ा सा हीट मिली तुरंत वो पिघल जाता है। हीट, सर हीट कहां से आएगी? हीट तो बेटा आप देखते होंगे, जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा ये कोई तार है, तार में धारा अगर ए से बी की तरफ ऐसे जा रही है, तो तार में बी से ए से बी की तरफ जा रही है, तो तार में बी से ए की तरफ चलेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और धारा के बीच में बार बार टक्कर होती है, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यहां आप किसी ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो जाना, आप रात को जहां आप सो रहे हो कमरे में 1-2 बजे के समटाइम, जब पूरा माहौल एकदम शांत हो, अपना मोबाइल निकाल के वीडियो शूट करना, उसके पास जाके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना। सिर्फ जब बल्ब जला हुआ है एक रिकॉर्डिंग तब करना, एक तब रिकॉर्डिंग करना जब बल्ब बंद हुआ है तब। दोनों ही स्थितियों में आप डिफरेंस पाओगे, क्योंकि जब बल्ब जला हुआ है वहां झर 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 की आवाज आएगी। आपने देखा भी होगा जहां हाई केबी की लाइनें जा रही हैं, 11,000 केबी की लाइन जा रही है, उसके नीचे खड़े होना आप, बरसात के दिनों में चिर चिर इस तरीके की साउंड आएगी। एक्चुअली वो जो साउंड है ना, वो बेटा रेजिस्टेंस की है, प्रतिरोध की है। जब टक्कर दो चीजों में होगी तो हीट तो अपने आप जनरेट होनी है। अगर हीट जनरेट होगी और आपके शहर में, आपके गांव में, आपके घर में अगर चांदी का तार है तो फटाक से वो टूट जाएगा। और तीसरा एडवांटेज, डिसएडवांटेज इसका ये है कि भैया अगर चांदी के तार लग गए तो तुम में तो पढ़ाई कौन करेगा, फिर तारे काटने, फिर तो पढ़ाई में कितना मिल जाएगा, चांदी के तारों में इतना है ना। ओके, कम ऑन द पॉइंट। परावर्तन का बेस्ट एग्जांपल, सुचालक सबसे ज्यादा धातु, सबसे ज्यादा चालन धातु से होता है। चांदी की चम्मच में कभी अंडे को नहीं खाना चाहिए, अंडा वर्जित है चांदी की चम्मच से खाना। अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। रीजन क्या है? रीजन बेटा ये है क्योंकि अंडे के अंदर जो चीज होती है वो सल्फर होती है। जो आप अंडे को देखते होंगे उसमें पीला वाला भाग अंदर वाला जो होता है वो सल्फर का होता है। सल्फर ने कभी भी सिल्वर से क्रिया करी, एजी चांदी, कभी भी सल्फर ने, सल्फर का मतलब एस होता है, कभी इसने सिल्वर के साथ क्रिया की तो ये निर्माण करेगा सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड क्या है? सिल्वर सल्फाइड चांदी के लिए इतनी खतरनाक चीज है कि ये चांदी को गलाना शुरू कर देती है, इसलिए हमें कभी चांदी की चम्मच से अंडे को भी नहीं खाना चाहिए। एक और इसका एग्जाम्पल मैं आपको यूज बता दूं, इसका प्रयोग जो किया जाता है चांदी का, वो अपनी सोलर प्लेटों में किया जाता है। सोलर पैनल, सोलर प्लेट या सोलर पैनल आप जानते होंगे। सोलर प्लेट या सोलर पैनलों में जो तार लिए जाते हैं वो तार काहे के होते हैं बेटा? वो तार जो होते हैं वो या तो सिलिकॉन के होते हैं या जर्मेनियम के होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, चांदी के सोलर प्लेट जो बनाई जाती हैं महंगी क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें तार एक तो होता है या तो सिलिकॉन का होता है या जर्मेनियम का होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम होने के अलावा जब भी सिलिकॉन जर्मेनियम से बने हुए दो तारों पर अगर कभी टांका रखा जाता है ना स्टूडेंट्स, जैसे कहीं ना कहीं तो उनका जॉइंट होगा, अगर इनका अगर कभी भी टांका रखना है तो टांका रखने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वो धातु यहाँ पर हमारे पास चांदी होती है। इसलिए सोलर प्लेटों की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है बेटा। सोलर प्लेटों में जो टांका लगाया जाता है सिलिकॉन जर्मेनियम के तारों में, वो निश्चित तौर से किसका लगाया जाता है? तो बेटा उसका राइट आंसर हमारे पास क्या आता है? सर वो चांदी का होता है। चांदी के कई क्वेश्चंस पढ़ लिए, हालांकि जब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जहां हम पढ़ेंगे, आवर्त सारणी वाला, उसमें अपन डिटेल पढ़ेंगे, बहुत सारे यूजेस पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक एक पॉइंट के 118 एलिमेंट्स हैं वहां पे, 118 के 118 उतार दूंगा आपके सामने बोर्ड पे। प्रत्येक का यूज पिछले 15 साल के एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे उनसे आप निश्चिंत रहें बिल्कुल भी। तो बेटा मैं आपको बता दूं चांदी के ये 4-5 पॉइंट्स हैं। अब मैं एक बार अपने पॉइंट पर आ रहा हूं। परावर्तन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने चांदी बताया हुआ है, और चांदी को लेकर मैं अपने पॉइंट से भटक गया था थोड़ा सा, लेकिन ये पॉइंट भी बताना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इसके बाद मैं वापस से फिर परावर्तन पर लौटता हूँ। वो बताया इसलिए था क्योंकि टॉप क्वालिटी का अगर परावर्तक पदार्थ अगर मैं चाहिए तो चांदी के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। चांदी जो होता है वो बेस्ट एग्जांपल है एक रिफ्लेक्टेड मेटल के तौर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो मैं एक बार वापस से उसी चित्र की तरफ अप्रोच करता हूं जहां इस चित्र को मैंने ऐसे करके पढ़ा था। ध्यान से देखना बेटा चित्र को। इस चित्र में कई सारा पॉइंट समाहित करेंगे अपन, कई सारे। अपन ये देख रहे थे कि सर यहां से हमारे पास प्रकाश की किरण आ रही थी। हाँ बेटा आ रही थी।
टकरा रही थी सर, बिल्कुल टकरा रही थी और ये वापस लौट रही थी, ऐसा पढ़ा था सर हमने, आपने ऐसा बताया था। हाँ बेटा ऐसा ही बताया था सर। आपने एक और पॉइंट बताया था कि यहाँ बीचों बीच में एक लाइन होती है सीधी सी, जिसे अपन अविलंब या नॉर्मल कहते हैं। नो डाउट बेटा मैंने ऐसे ही बताया था आपको, क्लियर है सर। आपने एक और बात बताई थी यहाँ पर, वो बात ये बताई थी ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण आई है, ये वाला जो कोण है वो कोण आर है। और आपने एक और शर्त यहां रख दी थी हमारे लिए कि कोण आई का जो वैल्यू होता है, कोण आई इज डायरेक्टली इक्वल टू कोण आर। अगर कभी प्रश्न पूछा जा रहा है कोण आई की वैल्यू 30 डिग्री है, देन कोण आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब थोड़ा सा एडवांस चल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 मिनट के लिए ये कह लूं कि ऐसे करके कोई लंब डला हुआ है, तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि ये दोनों के दोनों कोण, ये इधर वाला 90 डिग्री, इधर वाला 90 डिग्री, 180 पूरा हो जाएगा। लंब जहां बनता है, परपेंडिकुलर जहां लाइन बनती है, वह निश्चित तौर से 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। ऐसे ये है, इसके और इसके बीच यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? इसका तो मतलब ये हो सकता है कि अगर कभी भी मैं इस वाले कोण की बात करूं तो ये वाला कोण हमेशा इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुरुजी वो बताओ मैं। चलो बेटा ये भी देख लो। मैंने अभी ये कहा था बेटा ये 30 डिग्री अगर बन गया तो क्या ये 30 डिग्री नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा गुरुजी, क्योंकि हमें पढ़ा दिया है आपने कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया तो फिर क्या दिक्कत है। आप तो ये वाला एंगल देखो ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री बनेगा सर। ठीक है बेटा, 90 बनेगा ना, पक्की है। अगर ये 30 का बच गया तो ये कितने का बच जाएगा गुरुजी? 60 का बच जाएगा, 90 बनाना है। अगर ये 30 का है तो ये कितने का? 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री नहीं बन गया? बन गया सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बेटा ये वाला कोण हमेशा और हमेशा इस वाले कोण के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक बराबर होता है। अब एक बार हम जान लेते हैं कि कौन सा एंगल क्या है, कौन सा एंगल क्या है। ठीक है, मैं एक बार इन डिग्रियों को मिटा रहा हूं ताकि आप गचमच में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इस चित्र को दोबारा से बनाने का मेरा मूल उद्देश्य ही है। यहां ये जो एंगल बनते हैं, इस वाले एंगल को आई बोला है, इसको आर बोला है। इस वाले एंगल को जो अगर बोलूंगा तो एंगल जी बोलूंगा। इस वाले को भी मैं बोलूंगा तो एंगल जी बोल दूंगा। चलो इसे छोड़ दीजिए अभी, एंगल जी। अब बात आती है सर ये एंगल जी है क्या? तो देखो बेटा एंगल आई आपने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सर इंसिडेंट एंगल। क्या नाम है इसका? इसका गुरुजी नाम आपने बताया है आपतन कोण। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया? ठीक है गुरुजी। तो देखो दूसरे की बात करें, ये क्या है? कोण आर। इस कोण आर को मैंने क्या बताया है? इस कोण आर को गुरुजी आपने जो बताया वो बताया हमारे लिए रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब अंग्रेजी इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा परावर्तन कोण। ठीक है बेटा, चलो ये बात भी समझ आ गई। अगले एंगल के बारे में फिर बताओ गुरुजी। अगला एंगल बेटा मैंने आपको बताया है कोण जी। कोण जी जो है इसे मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा GLANCING, ग्लांसिंग एंगल। हिंदी नाम क्या है सर इसका? बेटा इसका हिंदी नाम होता है झलक कोण। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं इन 3 कोणों के बारे में जान गया, आगे एक और पॉइंट की बात और कर ले रहे हैं हम। मान के चलिए इसी लाइन को मैं आगे चल के ऐसे ऐसे बढ़ा दे रहा हूं, सपोज कीजिए। ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ेगी तो क्या आप बताइए मुझे, एक कोण ये वाला भी बनेगा? क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा गुरुजी। बेटा अगर ये वाला कोण बनेगा ना तो इस वाले कोण को और नाम दे दो कुछ। इस वाले पूरे के पूरे कोण का आप नाम दे दीजिए यहां पर ऐसे करके डेल से व्यक्त कर दीजिए। ये डेल क्या है सर? तो डेल को भी समझिए बेटा। ये डेल जो है इसे अंग्रेजी में हम लोग जो कहेंगे वो कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है, हिंदी में इसे जो कहते हैं वो कहते हैं विचलन कोण। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। अब इनमें रिलेशन क्या है वो एक बार हम जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। जैसे कि मान के चलिए मुझे प्रश्न के तौर पे वो आपसे प्रश्न कर रहा है, बोला मान के चलो मैं कैसे कहता हूं
किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ वो हमसे पूछता है वो एक बार हम जान लेते हैं। मान के चलिए आपसे ये कहता है कि यदि किसी प्रश्न में आपसे ये कहेगा यदि कोई प्रकाश की किरण समतल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। मैं किसके साथ बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं समतल के साथ 30 डिग्री बना रही है। तो आपसे पूछा है, बोला बताइए भाई कोण I बराबर कितना होगा, कोण R बराबर कितना होगा, कोण G बराबर कितना होगा और कोण डेल बराबर कितना होगा। इन चारों पॉइंटों को ध्यान से सुन लेना बेटा, मजा आ जाएगा एक ही क्वेश्चन में। आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी यहां दिमाग लगाने की। ये क्वेश्चन रेलवे पूछती है इस टाइप के, तो इसलिए रेलवे और एसएससी वाले बच्चे खासकर तवज्जो दें इस बात को। तो देखिए ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास। कह रहा है समतल के साथ 30 डिग्री का कोण। स्टूडेंट गलती में क्या करता है, वो कहता है कोण I दे रखा है, I बराबर 30 डिग्री। गलत है बेटा। उसने ये नहीं कहा कि कोई प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पे गिर रही है, नहीं बिल्कुल नहीं। उसने कहा है समतल के साथ। समतल तो ये रहा, ये वाला समतल के साथ, इसका मतलब कोण G बराबर मुझे कितना दे रखा है, कोण G बराबर गुरुजी मुझे 30 दे रखा है। समझ आई नहीं आई? प्रश्न कह रहा है आपतित किरण समतल के साथ, समतल तो ये रहा, ये समतल है, ये आपतित किरण है, ये वाला कोण बना रही है 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल G इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? ठीक है गुरुजी। जब बेटा ये 30 डिग्री है तो बताना ये कितने डिग्री होगा। बोला गुरुजी हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का होता है। जब आपने ये 30 बता दिया तो ये तो 60 बचना ही है। ठीक है, कोण I बराबर कितना हो गया बेटा? गुरुजी 60 डिग्री हो गया। R बराबर कितना हो गया? गुरुजी ये भी 60 डिग्री हो गया। बेटा अब बात इस पे आके अटक रही है, इसको बताओ सोच समझ कर। आप लोगों ने अगर कभी पढ़े हो तो एक शीर्षाभिमुख करके कोण होता है, ऐसे करके। शीर्षाभिमुख कोण की कंडीशन ये होती है कि ये वाला जो कोण होता है हमेशा इस वाले कोण के बराबर होता है। कैंची के निशान पर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यहां ऐसा कुछ सेट बैठ रहा है क्या? अगर बैठ रहा है तो बैठा के देख लो बेटा। अब आप कहेंगे गुरुजी यहां सेट का तो बड़ा दिक्कत आ रही है। अच्छा देखिए मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, ऐसे करके इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं स्पेशली इसी को। एक तो ये गई प्रकाश की किरण, एक ये वाली गई। अब मैं सारा कुछ मिटा रहा हूं आपके सामने, चित्र पे थोड़ा ध्यान देना आप। मुझे निकलवाया है ये वाला कोण, इनमें से ये वाला कोण मेरे पास गिवन है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। अब मेरे पास पॉइंट बनता है इस वाले कोण का। इस वाले कोण को अगर मैं निकाल दूं तो मजा आ जाएगा। अच्छा मजा आ जाएगा तो बेटा ऐसा कोण बना के देख लो तुम। तो गुरुजी ये कोण तो बन रहा है, आप देख लो भले। एक तो ये कैंची गई, एक ये वाली कैंची गई। जब बेटा ये वाला 30 डिग्री बैठ सकता है तो ये वाला भी कितना 30 डिग्री बैठेगा। अगर ये 30 और ये 30 देन पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री? 60 डिग्री। इसका तो मतलब ये समझ आया गुरुजी कि ये ग्लांसिंग एंगल जो होता है इसका दुगुना होता है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब झलक कोण का दुगुना बना दो तो बन जाएगा विचलन कोण। बिल्कुल परफेक्ट सुना बेटा आपने। अगर कभी भी आपको एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालना है, आपको एंगल ऑफ ग्लांसिंग दे रखा है, आप उसे जस्ट डबल कर दीजिए, सीधा का सीधा आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। या फिर एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपको दे रखा है, ग्लांसिंग एंगल पूछा हुआ है, देन आप उसे बिल्कुल आधा कर दीजिए, मिल जाएगा निश्चित तौर से। बताइए स्टूडेंट से आपको समझ आया कि नहीं आया? अच्छा ओके। परावर्तन की जो घटना होती है ये दुनिया की एकमात्र ऐसी घटना है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखते कैसे हैं? परावर्तन में हमने ये देखा था कि प्रकाश की किरण जा रही थी, टकरा के वापस आ रही थी। वैसे ही हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे नेत्र से प्रकाश की किरण जाती है, वो किसी वस्तु से टकराती है और वापस हमारे नेत्र के रेटिना वाले पार्ट पर उसका प्रतिबिंब बना देती है। ये वाली बात, इसके कारण मैं कह रहा हूं किसी वस्तु को अगर देख पाना संभव हो रहा है तो वो किसके कारण संभव हो रहा है? सिर्फ परावर्तन के कारण। दूसरा, अगर कोई चीज़ कैसी है, क्या रंग रूप है, क्या चीज़ है, उसके बारे में ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? परावर्तन देता है। परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसके दौरान प्रकाश की
रंग, रूप, आकार, आकृति, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवर्तकाल कुछ भी नहीं बदलता है। सारी की सारी चीजें एज इट इज रहती हैं। आवृत्ति तक बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, तरंग दैर्घ्य तक बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। ये क्या होती है आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य, ये सब जानने के लिए हम चलेंगे उस वाले चैप्टर की तरफ जहां हमारा चैप्टर रहेगा तरंग एवं ध्वनि वाला, साउंड एंड वेव्स वाला। तो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं प्रकाश की किस घटना के दौरान? परावर्तन घटना के दौरान। एक बार बेटा वीडियो देखने के बाद मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ अपनी राय दें। जैसे भी आपको वीडियो लगे, क्या आपकी सजेशन है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस स्टूडियो में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आपको नज़र आएगा, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उसे दरकिनार करना आप लोग, क्योंकि आपको कंटेंट की ज़रूरत है और मैं किस तरीके से किन हालातों में आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सिर्फ मैं जान रहा हूँ। अभी ये नया स्टूडियो सेटअप किया है, देखो पसीने वसीने भी आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वहाँ प्रॉब्लम्स ये सब नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को प्रॉपर वो सारी चीज़ें मुहैया रेगुलर कराता रहूँ, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत सामने है आपके जस्ट। इसलिए बेटा मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, बस सिर्फ आप एक बार सपोर्ट कीजिए कि मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा, मेरी अगली कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा तो इंस्टेंट वो आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ चलते हैं अगली क्लास की तरफ जहां हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।